लेट मी डिस्कस द जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके बाद फिर आपको इस सवाल का आइडिया हो जाएगा। Judicial activism. Students, we are discussing judicial activism. क्या होती है जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म एक फिनोमिना है जिसके दो बाजू हैं, जिसकी दो डायमेंशंस हैं, जो दो तरीके से, जो दो तरीका हायकार से एक्सरसाइज किया जा सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म की दो डेफिनेशंस हैं, दो डायमेंशंस हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। एस्पेक्ट नंबर 1, डेफिनेशन लिख लें। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। द फर्स्ट डेफिनेशन covering first dimension of judicial activism is when judges let their personal inclinations prevail over legalities, they are said to be exercising judicial activism. When judges let their personal inclinations prevail over the legalities, they are said to be exercising judicial activism. आपके क्लास में मुझे याद आ रहा है कुछ बच्चे हैं जिनकी माशाल्लाह टाइपिंग स्पीड बहुत बेहतर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये डेफिनेशन टाइप कर दें। ओके, मैं खुद टाइप कर देता हूं। When judges let their personal, ओके अहमद ने टाइप कर लिया, थैंक यू बेटा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक अमेंडमेंट कर लें। When judges let their personal opinions and inclinations, थोड़ी सी इसमें चेंज कर दें, opinions and inclinations। ओके, मतलब क्या हुआ? आपको याद हो जब हमने डिस्कस किया कि ये स्टेट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं इनका रोल क्या है, तो हमने कहा कि लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करती है। ये इन 3 रियासत के ऑर्गन्स के बुनियादी फंक्शन। तो जुडिशरी का फंक्शन हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी का फंक्शन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, दिस इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जब मैं कहता हूं कि जुडिशरी का फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जुडिशरी इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद लॉ? मैं ये कह सकता हूं ना कि जुडिशरी जब उसने जिस चीज को इंटरप्रेट करना है तो उसी के मुताबिक जुडिशरी ने काम करना है। ओके, या मैं ये भी कह सकता हूं कि जुडिशरी इज सबसर्विएंट टू लॉ। आपने अगर किसी चीज को फॉलो करना है तो फिर आप उसके मातहत हैं, आप उसके अंडर हैं। Am I audible, students? तो मैं कह सकता हूं कि जुडिशरी इज सबसर्विएंट टू लॉ, जुडिशरी
is required to work in accordance with law. जुडिशियल एक्टिविज्म की नौबत तब आती है जब जजेस जिस लॉ के तहत वो काम कर रहे हैं, जिस लॉ को इंटरप्रेट करना उनका काम है, जब वो कहें कि ये लॉ, इसमें कोई फ्लॉ है, या लॉ को वो इग्नोर कर दें और अपनी जाती ओपिनियन पे फैसले देने लगे, ऐसी किसी नौबत को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। एग्जांपल देता हूं, हमारे मुल्क में एक कानून है जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन ऑन काइट फ्लाइंग एक्ट, यानी पतंगबाजी पे पाबंदी का कानून। पतंगबाजी जो है वो हमारे मुल्क में वो उस पतंगबाजी करना अब कानूनन जुर्म है। अच्छा, अब अगर कोई शख्स पतंगबाजी करता है तो उसका केस अदालत में जाता है, अदालत उस पे एविडेंस देखती है, उस पे देखती है कि उस जिस शख्स पे पतंगबाजी का इल्जाम है तो प्रोसिक्यूशन या पुलिस के पास सबूत क्या है। कानून ये कहता है कि जब किसी पे जुर्म साबित हो जाए तो अदालत फिर उसे सजा देगी, वो सजा 1 महीना भी हो सकती है। अब लेट्स सपोज कि एक जज साहब के पास केस गया, किसी शख्स पे इल्जाम था पतंगबाजी का और वो इल्जाम साबित भी हो गया, पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने सारे सबूत भी दे दिए, लेकिन जज साहब ने कहा कि इस शख्स ने अगर पतंग उड़ाया तो कौन सी क़यामत आ गई, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। जब उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ तो फिर उसको सजा देने का क्या रैशनल है। तो जज साहब ने उस शख्स को बरी कर दिया, in spite of the fact that allegation against that person had been proved। अब इसमें हुआ क्या, जज साहब ने कानून को एक साइड पे रखा और जो फैसला दिया वो अपनी जाती राय की बुनियाद पे दे दिया, अपनी पर्सनल ओपिनियन की बेस पे दे दिया। ऐसी किसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि इट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा होल्ड करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ चलें, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उससे अप्रीहेंड करने की कोशिश करें। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको ड्यूरिंग डिस्कशन मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता, आपका सवाल तशना रह जाता है, तो मैं क्लास के एंड पे आपसे वादा करता हूँ कि अगर मुझे जवाब आता हुआ तो मैं ज़रूर दूँगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप क्लास के फ्लो को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, ये मैंने आपको पहली डायमेंशन बताई जुडिशियल एक्टिविज्म की। दूसरी डायमेंशन, व्हेन जजेस टेंड टू इंक्रोच अपॉन डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। व्हेन, मैं टाइप कर देता हूं, व्हेन जजेस टेंड टू इंक्रोच अपॉन द डोमेन ऑफ executive or legislature, they are said to be exercising judicial activism। जब जज साहिबान वो काम करने शुरू कर दें जो बुनियादी तौर पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम है, तो ऐसी सूरत को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे जज साहिबान डैम बनाना शुरू कर दें, अस्पतालों को विजिट करना शुरू कर दें, मोबाइल कार्ड पे टैक्स डिटरमिन करना शुरू कर दें, क्योंकि टैक्स डिटरमिन करना लेजिस्लेचर का काम है। तो
ऐसी किसी नौइयत को भी जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। बेटा ये क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? बेटा दिस इज द सेकंड इंपैक्ट, दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। मैंने आपको कहा दो डायमेंशंस हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म दो तरीके से हो सकती है। जुडिशियल एक्टिविज्म दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका, जब जजों के फैसले अपनी जाती राय पे मबनी हो बजाय कानून की डिक्टेट्स के, और दूसरी सूरत जब जजेस वो काम करना शुरू कर दें जो उनके करने के नहीं हैं, जो एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन के करने के हैं। जब जज साहबान ऐसे काम करना शुरू कर दें तो वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जुडिशियल एक्टिविज्म की टर्म है। द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म वाज कॉइन्ड बाय एन अमेरिकन स्कॉलर जिसका नाम था आर्थर एम शेलेजिंगर जूनियर। ये टर्म एक अमेरिकन स्कॉलर जिसका नाम था आर्थर एम शेलेजिंगर जूनियर, उसने ये टर्म 1947 में इंट्रोड्यूस करवाई। पहली दफा उसने ये टर्म यूज की जुडिशियल एक्टिविज्म की। दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द हिस्ट्री in 1947 by an American scholar whose name was Arthur M. Schlesinger Jr. इसने बेबुनियादी तौर पे एक आर्टिकल लिखा फॉर्चून मैगजीन में आर्थर एम शेलेजिंगर जूनियर ने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल का नाम था द सुप्रीम कोर्ट 1947। इस आर्टिकल का ये गूगल करें, ऑनलाइन ये आर्टिकल अवेलेबल है। द सुप्रीम कोर्ट 1947 इस आर्टिकल का नाम टाइटल था। इसमें इसने बुनियादी तौर पे कहा ये कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? जी 9 जजेस होते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? यस, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में साल में 100 केसेस से कम केसेस फाइल होते हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ऑन एवरेज लेस देन 100 केसेस आर फाइल्ड, whereas in Supreme Court of Pakistan the annual institution of the cases is more than 15,000। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 15,000 से ज्यादा केसेस फाइल होते हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ऑन एवरेज हर साल 100 से कम केसेस होते हैं फाइल। अच्छा, इस आर्टिकल में आर्थर एम शेलेजिंगर जूनियर ने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेम्परामेंट को डिस्कस किया। उसमें उसने कहा कि कुछ जजेस ऐसे हैं who always remain within the bounds of law। कुछ जज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जो हमेशा कानून के दायरे के अंदर रहते हैं। अच्छा, 3 जजेस के बारे में उसने कहा कि they are always ready to travel beyond their jurisdiction, जो अपने दायरा कार से बाहर जाने के लिए हमा वक्त तैयार रहते, जिनको हर काम में पंगा लेने की आदत है। और ऐसे जजेस को उसने कहा कि ये एक्टिविस्ट जजेस हैं।
और उनके लिए जिसने टर्म यूज की दैट वाज जुडिशियल एक्टिविज्म। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? आर्थर एम शेलेजिंगर जूनियर ने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बारे में कहा कि दे आर ऑलवेज इंक्लाइंड टू ट्रैवल बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन। वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, और ऐसे जजेस को उसने कहा कि ये एक्टिविस्ट जजेस हैं and they are exercising judicial activism। यहां तक क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर है? किसने सवाल पूछा था? ओके, मैंने आपको कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म की टर्म 1947 में इंट्रोड्यूस हुई, 1947 में कॉइन हुई। लेकिन ये जो फिनोमिना है, ये जो काम है जुडिशियल एक्टिविज्म का, इट डेट्स बैक टू स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इस फिनोमिना की इब्तिदा जो है वो 19वीं सदी ईसवी के स्टार्ट से शुरू हो गई। यानी ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसकी इब्तिदा डेट्स बैक टू द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। हुआ क्या कि ईयर 1801 में 1801 में अमेरिका में इलेक्शंस हुए, सदारती इंतखाबात हुए सन 1801 ईस्वी में। उस वक्त के सदर अमेरिका के, उनका नाम था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, जॉन एडम वाज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट एंड ही वाज रनिंग फॉर द सेकंड टर्म। वो दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन में जा रहे थे, और उनके मुकाबले पे जो उम्मीदवार थे उनका नाम था थॉमस जेफरसन। जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनका नाम था थॉमस जेफरसन। आपको पता है कि अमेरिका के इंतखाबात में एक ऐसा वक्त आता है जब एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, मौजूदा सदर, उसकी मुद्दत सदारत मुकम्मल हो जाती है, और उसको जो सक्सेसर है, जिसने उसको सक्सीड करना है, उसकी इंतखाब का भी ऐलान हो जाता है। लेकिन जो सक्सेसर है वो अपना ऑफिस बाद में अज्यूम करता है। मिसाल के तौर पे 2016 में 2016 में अमेरिकन इलेक्शन हुए नवंबर में। प्रेसिडेंट था ओबामा, ट्रंप साहब जीत गए। लेकिन ट्रंप साहब ने नवंबर में इलेक्शन जीतने के बाद अपने ऑफिस का चार्ज लिया जनवरी 2017 में। यानी अमेरिकन इलेक्शन नवंबर में होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपना ऑफिस अज्यूम करता है जनवरी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन तारीख में ये मौका 4 साल या 8 साल बाद आता है कि एक सदर अपने ऑफिस में होता है। जैसे ओबामा साहब नवंबर 2016 से लेके जनवरी 2017 तक प्रेसिडेंट ऑफिस में रहे, लेकिन उस दौरान उनका सक्सेसर भी इलेक्ट हो चुका था। ओबामा साहब का सक्सेसर, जिसने उनको सक्सीड करना था, वो इलेक्ट हो चुका था। बस अभी उसने अपने ऑफिस का चार्ज नहीं संभाला था, उसने अपना हल्फ नहीं लिया था, अभी अपने ओहदा जलीला पे विराजमान नहीं हुआ था। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसा ऑफिस होल्डर जिसका सक्सेसर इलेक्ट हो चुका हो लेकिन उसने अभी चार्ज ना लिया हो, अपना ओहदा ना संभाला हो, जो सक्सेसर है, ऐसे ऑफिस होल्डर को क्या कहते हैं?
प्रेसिडेंट इलेक्ट तो बेटा सक्सेसर को कहते हैं, यानी नवंबर 2016 से लेके जनवरी 2017 तक मिस्टर ट्रंप वाज प्रेसिडेंट इलेक्ट, मुंतखब शुदा सदर, कमल सदर नहीं, मुंतखब शुदा सदर। तो ओबामा क्या था? व्हाट वाज ओबामा? नवंबर नॉट एक्टिंग, ही वाज फुल टाइम प्रेसिडेंट। उसका टेन्योर ही नहीं खत्म हुआ था, टेन्योर तो उसका 20 जनवरी को खत्म होना था। ऐसे किसी ऑफिस होल्डर को जिसका सक्सेसर इलेक्ट हो चुका हो, जिसका जानशीन इलेक्ट हो चुका हो और उसके ऑफिस में दिन गिने जा चुके हो, उसको कहते हैं बेटा लेम डक। उसको कहते हैं लेम डक। दिस टर्म इज यूज्ड, लेम डक। द टर्म यूज्ड इज लेम डक। तो आप कह सकते हैं कि बाराक ओबामा नवंबर 2016 से लेके जनवरी 2017 तक लेम डक प्रेसिडेंट था। बसीरत आपकी बसीरत का इम्तिहान है। लेम डक क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉरली उसे ऐसे किसी सदर को या ऐसे किसी ओहदेदार को बड़े बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। ही शुड लीव द डिसीजंस अपॉन हिज सक्सेसर। और उसके दिन वैसे ही गिने जा चुके होते हैं, उसके जाने की तैयारियां होती है। लेम डक का वैसे मतलब होता है इनफेक्टिव पर्सन, लेकिन ये टर्म पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए भी यूज होती है। आप गूगल करें, आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो लोगों की नजरें आने वालों पे होती हैं बेटा, जाने वालों पे नहीं होती। आप लोग अगर CSS करके कल किसी जिले के DC या किसी तहसील के AC लगे, तो जब आप जाएंगे तो लोग आपका वेलकम करने के लिए फूलों के हार लेके खड़े होंगे, और जब आप जाएंगे तो आपका सामान उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये दस्तूर ज़माना है। वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि जो था नहीं है, जो था नहीं है, जो है ना होगा, जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ़े मेहरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। तो कुछ बात समझ आई या नहीं? अब्दुल मनान, क्या रिपीट करूं? अच्छा, शेर रिपीट करूं। जो था नहीं है, जो है ना होगा, जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ़े मेहरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। अच्छा, वापस आते हैं 1801 में। 2020 से वापस चलते हैं सन 1801 में। तो जनाब, जब अपना जॉन एडम्स लेम डक प्रेसिडेंट था, जॉन एडम्स 1801 में अमेरिका के सदारती इंतखाबात हार गया। उसका अपोनेंट कैंडिडेट, उसका कंटेस्टेंट थॉमस जेफरसन अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। लेकिन जब थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट इलेक्ट था और जॉन एडम्स लेम डक प्रेसिडेंट था, जॉन एडम्स ने अपने इक़्तिदार के ख़त्म होने से एक दिन पहले, यानी जिस दिन उसका ऑफिस उसने छोड़ के अगले दिन उसने इक़्तिदार, पावर अपने सक्सेसर थॉमस जेफरसन को ट्रांसफ़र करनी थी, उस दिन जॉन एडम्स ने कुछ जजों की अपॉइंटमेंट कर दी, कुछ जजेस को अपॉइंट कर दिया। उसने कुछ जजेस को अपॉइंट कर दिया जिनको मिडनाइट जजेस कहते हैं। यू आर राइट,
बिलाल हमीद, यू आर राइट, उनको मिडनाइट जजेस कहते हैं। अच्छा, अब ये अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस थे। अच्छा, अब अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को नॉमिनेट करता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन जजेस को अपॉइंटमेंट लेटर देता है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जजेस को अपॉइंटमेंट लेटर देता है और उस अपॉइंटमेंट लेटर को कहते हैं कमीशन। द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज कॉल्ड कमीशन। द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज कॉल्ड कमीशन। बेटा ये कहानी समझ आ रही है आपको यहां तक? द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज कॉल्ड कमीशन, जो कि कौन देता है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब क्या हुआ, ये जजेस अपॉइंट तो हो गए, लेकिन अगले दिन जब थॉमस जेफरसन ओहदा सदारत पे बराजमान हुआ तो उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मेडिसन को कहा कि ये जिन लोगों को मेरा प्रेडिसेसर जॉन एडम्स जज अपॉइंट करके दिया था, उनमें से किसी को भी आपने अपॉइंटमेंट लेटर या कमीशन नहीं देना। आपने अपॉइंटमेंट लेटर या कमीशन नहीं देना। अब वो साहिबान जो जज अपॉइंट हुए थे वो बेचारे जज बनते बनते रह गए। आल्दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कमीशन देना वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जैसे आपका इम्तिहान एफपीएससी लेता है, आपका सीएसएस का इम्तिहान, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन देता है, जो कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। एफपीएससी की रिकमेंडेशन के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आपके लेटर नहीं रोक सकता। Likewise, once a person is nominated by the President of America as a judge, the Secretary of State has no legal or moral authority to withhold the commission, the appointment letter. अब ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी। तो वो साहिबान जो जज अपॉइंट हुए थे और जज बनते बनते रह गए, उनमें से एक का नाम था मैरबरी। एक का नाम था मैरबरी। मैरबरी को जब कमीशन नहीं मिला, उसे जॉन एडम्स प्रेसिडेंट जज अपॉइंट कर गया था, थॉमस जेफरसन के कहने पे जेम्स मेडिसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मैरबरी को अपॉइंटमेंट लेटर या कमीशन नहीं दिया, तो मैरबरी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि मैं वैलिडली और लीगली जज अपॉइंट हो चुका हूं, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट लेटर या कमीशन जो जेम्स मेडिसन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बिला वजह बिला जवाज रोका हुआ है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलता रहा और इसका फैसला हुआ 1803 में, 1803 में, और ये एक बहुत मशहूर केस है, जिसको हम कहते हैं मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस 1803। अब ये केस जब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गया, जॉन मार्शल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस थे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं अमेरिका की तारीख के। अब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवालात थे। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को दो सवालात के जवाब देने थे। वो क्या थे कि वेदर मैरबरी इज इंटाइटल्ड टू ग्रांट ऑफ कमीशन और नॉट, क्या मैरबरी को कमीशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यह सवाल था जिसको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट करना था, जिस पे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 1803 में, वो बहुत मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत, जिस जुडिशरी एक्ट के तहत, जुडिशरी एक्ट जो अमेरिकन लेजिस्लेचर कांग्रेस ने बनाया था, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कानून के तहत मैरबरी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में आया है, जिस कानून में लिखा गया है कि अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में किसी को इतराज हो तो वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, वो कानून ही गलत है। वो कानून ही अमेरिका के आईन से मुतसादिम है, अमेरिका के आईन के खिलाफ। इसलिए मैरबरी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में
ये दरखास्त या अर्जी लेके आने का अहल ही नहीं था। बात समझ आई? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि अदालतों ने ये इख्तियार हासिल कर लिया कि वो लेजिस्लेचर के मुकन्नना के बनाए हुए किसी कानून के लीगैलिटी चेक कर सके। ये इख्तियार हासिल कर लिया कि अगर अदालत की नज़र में कोई कानून ठीक ना हो तो अदालत उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उस कानून को ख़त्म कर सकती है। जी बेटा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। So this was the first time in the history of the mankind, the modern history of mankind, के एक मुकन्नना के बनाए हुए कानून को अदलिया ने ख़त्म कर दिया और पहली दफ़ा अदलिया अपनी डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चली गई। Is that clear? बेटा, फैसला जॉन मार्शल ने, ये जजमेंट, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला तहरीर किया। वाई जुडिशियल एक्टिविज्म? दुनिया में जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों होती है? दुनिया में जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों होती है? आप में से कोई बता सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म को उर्दू में क्या कहते हैं? आयशा इफ्तिखार बेटा, अथॉरिटी दो तरह की होती है, एक लीगल अथॉरिटी होती है और एक मॉरल अथॉरिटी होती है। लीगली आप जब आप अपने ऑफिस में हैं उसकी तमाम पावर्स एंजॉय कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इफ आई एम असिस्टेंट कमिश्नर इन माय ऑफिस और मेरा ट्रांसफर हो जाए तो मैं 2-3 दिन चार्ज नहीं छोड़ूंगा। ज़ाहिर है मैं अपने जो काम है उनको वाइड अप करूंगा। उन 2-3 दिनों में मैं टिल आई एम होल्डिंग द चार्ज I am duly empowered to exercise all powers of my office. लेकिन मॉरली अगर कोई बड़ा फैसला है तो वो मुझे अपने सक्सेसर पे छोड़ देना चाहिए। तो मॉरली लेम्ड अप प्रेसिडेंट जो है उसकी लीगल अथॉरिटी तो अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन मॉरल अथॉरिटी आपकी कम हो जाती है। नो, अदालती फालियत, अदालती फालियत, फाल अदलिया, जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जी बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा जुलेखा, मैं अपनी बात पे अभी तक कायम हूँ बेटा। नहीं, जुलेखा, ये पावर उन्होंने खुद अज्यूम की ना, ये पावर अदलिया ने खुद, उन्होंने किसी ने दी तो नहीं ना, ये पावर उन्होंने खुद अज्यूम की। इस पावर को देखें, जजेस कुछ हैं जो इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ जजेस हैं जो इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करते। जो तैयार रहते हैं वो एक्टिविस्ट जजेस हैं, जो नहीं करते वो ऐसे जजेस को कहा जाता है कि वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका सवाल क्लियर है जुलेखा अलमास? वाई जुडिशियल एक्टिविज्म? वाई दुनिया में जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों होती है? वाई जुडिशियल एक्टिविज्म? दुनिया में जहां भी, जिस मुल्क में भी, जिस एरिया में भी अदलिया फाल होती है, अदालती फालियत एक्सरसाइज की जाती है,
उसकी 4 रीजन हो सकती हैं, 5वीं रीजन नहीं है. There can only be 4 reasons and there is no 5th reason for judicial activism. Reason number 1, administrative void. Administrative void पहली वजह जिसके बायस जुडिशल एक्टिविज्म एक्सरसाइज की जाती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड. एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड पहली वजह जिसके बायस जुडिशल एक्टिविज्म एक्सरसाइज की जाती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड. आप में से कोई बता सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड को उर्दू में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड को उर्दू में क्या कहा जाता है? इंतजामी खला. इंतजामी खला. एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड को उर्दू में इंतजामी खला कहते हैं. क्या मतलब? वो काम जो इंतजामिया के करने के हैं, इंतजामिया अगर वो काम नहीं करती तो फिर जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता. अगर इंतजामिया डैम नहीं बना रही तो जुडिशरी को के पास एक जवाब हो जाता है, उसे एक मॉरल जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि अदलिया डैम बनाने के मामले में इंटरवीन करे. अगर एग्जेक्टिव अस्पतालों को संभाल नहीं रहे सही तो चीफ जस्टिस साहब को टेम्पटेशन होती है कि वो अस्पताल खुद जाके विजिट करें. तो पहली वजह जिसकी वजह से जजेस अपनी डोमेन से, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड या इंतजामी खला. कासुद्दीन, मुझे आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया बेटा. I couldn't get your question. यस, यूसुफ ने बिल्कुल ठीक कहा. एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड जब इंतजामी खला होता है तो अदलिया को मौका मिलता है कि जो काम एग्जेक्टिव नहीं कर रहे, अगर वो चीनी की कीमतें रेगुलेट नहीं कर रहे, अगर वो लॉकडाउन प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो फिर अदलिया उसमें इंटरफेयर करे. डैम नहीं बना रहे, अस्पतालों की हालत ठीक नहीं कर रहे, तो अदलिया को फिर उसमें मुदाखलत का मौका मिलता है. नंबर 2, दूसरी रीज़न जिसकी वजह से जुडिशल एक्टिविज्म एक्सरसाइज होती है, the second reason is मुदस्सिर वहीद, प्लीज आप मेरे साथ चलें. जो मैंने बात नहीं की उसको नॉन डिस्कस है. आप समझने की कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइड का मतलब है इंतजामी खला. इंतजामी खला का मतलब क्या है कि जो काम एग्जेक्टिव के करने वाले हैं वो नहीं करेंगे. उनका काम है पब्लिक सर्विस डिलीवरी देना, अस्पतालों में सहूलियात बेहतर देना सेहत की. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक खला क्रिएट हो जाएगा. तो उस खला को पुर करने का मौका मिलेगा जुडिशरी को. वो कैसे पुर करती है, उसकी कई रीजन हो सकती हैं, उसके कई मैकेनिज्म हो सकते हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं. लेकिन जो बात समझने वाली है, अभी हम सिर्फ रीजन डिस्कस कर रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों होता है, जुडिशरी क्यों अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाती है. अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि एक्सरसाइज करती कैसे है, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों करती है. सेकेंड रीजन है पर्सनल इंक्लिनेशंस या टेम्परामेंट या एप्टीट्यूड
पर्सनल एप्टीट्यूड ऑफ द जजेस। कुछ जजेस बाय नेचर ऐसे होते हैं कि उन्हें मसीहा बनने का शौक होता है, उन्हें हर मामले में टांग अड़ाने का शौक होता है। तो दूसरी रीज़न जो है वो है पर्सनल इंक्लिनेशन या पर्सनल एप्टीट्यूड या पर्सनल टेम्परामेंट ऑफ जजेस। फितरतन कुछ जज जो हैं वो एक्टिविस्ट जजेस होते हैं। सेकेंड रीजन क्लियर है? थर्ड रीजन, vested interests। आपके जाती मफाद। बाज़ औक़ात किसी केस में किसी जज का जाती मफाद शामिल होता है और उस जाती मफाद को हासिल करने के लिए वो कानून के दायरे से बाहर चला जाता है। इज दैट क्लियर? हमारे यहाँ आयशा इफ्तिखार, बेटा आपको क्या क्लियर नहीं है? आपको क्या क्लियर नहीं है? बेटा किसी केस में किसी जज का जाती मफाद होता है और उस जाती मफाद के लिए वो कानून के दायरे से बाहर चला जाता है। कानून के मुसल्लमा असूल हैं, उनसे हट के फैसला करता है क्योंकि उसका केस में जाती मफाद। एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक जज बाई नेचर अगर उसे हर केस में पंगा लेने आते हैं, जैसे साकिब निसार साहब ने अगर स्कूलों की फीस पे सुमोटो लिया, स्कूलों की फीस पे, तो उसमें उसकी पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं थी, ये तो उसका एप्टीट्यूड था, ये उसकी फितरत थी कि उसने हर मामले में पंगा लेना है। अच्छा, उसने मोबाइल कार्ड के टैक्स पे लिया तो उसमें उसकी कोई जाती ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, तो उसकी कोई उसका जाती इंटरेस्ट तो नहीं थी ना स्कूलों की फीस में ना मोबाइल कार्ड के टैक्स में, लेकिन उसने कुछ केसेस को उसने टेकअप किया जाती वजूहात की बुनियाद पे, जाती इंटरेस्ट की बुनियाद पे। आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी हुकूमत पंजाब ने एक इदारा बनाया, लीवर एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। उसके जो हेड रखे वो एक अमेरिकन बेस्ड डॉक्टर थे जो पाकिस्तानी ओरिजिन से थे, बट एट दैट टाइम ही वाज सर्विंग इन अमेरिका। अच्छा, PKLI, यू आर राइट, मोहम्मद अवैस सईद। तो उन डॉक्टर साहब को हुकूमत पंजाब जो है वो कोई 30 लाख के करीब सैलरी दे रही थी पाकिस्तानी हुकूमत। एक दिन वो डॉक्टर साहब चीफ जस्टिस साहब के घर पे आए फैमिली के साथ, इनके आपस में फैमिली टर्म्स थे। तो उससे बातों में जज साहब ने बताया कि जनाब मैं 30 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के भाई भी एक डॉक्टर हैं। तो जब वो डॉक्टर सईद साहब उठ के चले गए तो जज साहब के भाई ने कहा कि ये डॉक्टर सईद भी MBBS हैं, इन्होंने भी वही डॉक्टरी पढ़ी है जो मैंने पढ़ी है, लेकिन इनकी तनख्वाह 30 लाख, मेरी 2.5 लाख भी नहीं बनती, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो चीफ जस्टिस साहब ने अगले दिन उस पर सुमोटो ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स में कंपैरिजन के लिए कि इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने स्कूल की फीस पे सुमोटो लिया तो ये उन्होंने अपनी आदत से मजबूर होकर लिया, वो फितरतन ऐसे थे। लेकिन जब उन्होंने सुमोटो लिया डॉक्टर सईद वाले केस में, PKLI वाले केस में, तो उसमें उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल थी, जाती मफाद शामिल था। ये बात क्लियर है आप या नहीं है? जुलेखा,
एग्जाम्पल्स कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी, ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल्स कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी, ये मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ रीजन इज एक्सटर्नल प्रेशर। बाज़ औक़ात आप पे प्रेशर होता है, आप पे दबाव होता है, और उस दबाव के नतीजे में आप ऐसे फैसले करते हैं जो अदालत और कानून के मुसल्लमा असूलों के खिलाफ होते हैं। इसकी भी मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ। जस्टिस मुनीर, जिन्होंने हमारी तारीख में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा फैसले किए, ऐसे फैसले किए जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख पे दूररस जिनके नताइज हैं, तो बाद में जस्टिस मुनीर साहब ने कहा कि मैंने ये फैसले किसी दबाव के नतीजे में दिए। इसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक 9 रुकनी बेंच ने 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट से दी गई सजाए मौत को अपहेल्ड किया, कंफर्म किया। 4 जजेस ने भुट्टो साहब की मौत को कंफर्म किया, डेथ पेनल्टी को, और 3 जजेस ने भुट्टो साहब को बरी कर दिया। वो तीनों जजेस थे छोटे सूबों से थे। तो उनमें से जिन लोगों ने भुट्टो साहब, जिन 4 जजेस ने भुट्टो साहब की डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया, उनमें से एक जज का नाम जस्टिस नसीम हसन शाह था, जो बाद अज़ाम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस नसीम हसन शाह ने 1993 में पाकिस्तान बार कौंसिल की एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि भुट्टो साहब के केस में दिया हुआ फैसला दबाव का नतीजा था। हमारे ऊपर, जज साहिबान के ऊपर जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो CMLA थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका दबाव था, और उस दबाव के नतीजे में उन्होंने ये फैसला लिया, जो कि एक जो हमारे सेट जुडिशल प्रिंसिपल्स है, जो अदालती उसूल हैं, उनके खिलाफ था वो फैसला। पॉइंट क्लियर हुआ? 4 रीजंस ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म, ये क्लियर है बेटा? बेटा प्रेशर तो रोज होता है ना, प्रेशर तो कॉल्स आ जाती हैं, कहीं से कॉल्स आ जाती हैं प्राइवेट नंबर से, तो फैसले तब्दील होते हैं। लेकिन फाइक मुनसिफ बेटा, मैं तो बहुत मामूली सा एक मुलाजिम हूँ सरकार का, ये बहुत ऊपर की गेम है। फोर्थ रीजन बेटे मैंने कहा है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर द फोर्थ रीजन इज एक्सटर्नल प्रेशर। ये जुडिशल एक्टिविज्म मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे ममालिक में भी होती है, लेकिन वहाँ डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में डायनामिक्स डिफरेंट है। पाकिस्तान में और जो स्पेशली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ अदालती फ़ालियत के जो डायनामिक्स हैं, जो रीजंस हैं, वो डिफरेंट हैं। मोहम्मद अहमद, थैंक यू वेरी मच। अदनान खान बेटा, हर मुल्क के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें नॉर्मली जुडिशल एक्टिविज्म की वजह इंटेलेक्चुअल होती है,
मटेरियल नहीं होती, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। है ये सैयद इर्तज़ा हुसैन, आपका सवाल, अगर लोग ये सोचना शुरू कर देना तो इंसानियत की तारीख ही बदल जाए। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक कंप्रोमाइज करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं। भुट्टो साहब को जिस बेंच ने सजाए मौत दी, उस बेंच के जो सरबराह थे वो जस्टिस अनवार उल हक साहब थे। और हाउ डिड जनरल ज़ियाउल हक ल्योर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अनवार उल हक साहब को ज़ियाउल हक साहब ने कैसे इतना उन्हें प्रेशराइज किया और उन्हें कैसे ही मेड हिम टू गिव दैट डिसीजन। उसके लिए उन्हें बहुत सारी अट्रैक्शंस दी गई। मिसाल के तौर पर आसमा निसार हम पढ़ेंगे इसको, इसका इम्पैक्ट भी हम पढ़ेंगे, हम परेशान ना हो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बड़े हो गए और अपने आप को बड़ा समझें। मैं जो बात डिस्कस कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। हम आज पूरा 3 घंटे हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को डिस्कस करना है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि हम उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, सॉरी आई फॉरगॉट। हाँ, जस्टिस नवाज, अब क्या होता था कि ज़ियाउल हक साहब जब मुल्क से बाहर जाते थे तो चीफ जस्टिस को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता था और फिर उनको ये इंश्योर किया जाता था कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल मिले, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल मिले। मुझे ये कहने दें कि जनरल ज़ियाउल हक, शायद ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी इज कि जनरल ज़ियाउल हक बहुत शातिर इंसान थे। तो उसको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर मिलता था। अनवार उल हक साहब को बिकी पे बिठा के ऐवान सदर लाया जाता था और उसको हर तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता था। तो देखें, एक चीफ जस्टिस वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे वो ही कंप्रोमाइज्ड ऑन हिज इंटेग्रिटी। लेकिन दूसरी तरफ शायद मैंने कभी आपको बताया हो कि बीजन कुमार दास जैसे लोग भी हैं, जस्टिस सफदर अली शाह जैसे लोग भी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जस्टिस एम ए रशीद जैसे लोग भी हैं। वो जजेस जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा था भुट्टो साहब की फांसी पे, उन्होंने ज़िया के साथ पंगा लिया था। तो ज़िया साहब ने क्या किया, जस्टिस सफदर अली शाह के पीके से थे, उनकी डिग्री वेरीफाई करवाई और यूनिवर्सिटी से लिखवाया कि ये इनकी डिग्री सही नहीं है। और ये हाल आया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज को पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान जाना पड़ा। तो ये तो लोगों पर डिपेंड करता है। जस्टिस कॉर्नेलियस थे, जस्टिस AR कॉर्नेलियस, बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन जज। उन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। यहाँ लोग एक्सटेंशन के लिए कहाँ कहाँ तक नहीं जाते, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, कबल अज वक्त अपना दफ्तर छोड़ दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से ओहदा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा जो कि मेरा सेकंड जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर तरीन जज होता है उसको क्या कहते हैं? सीनियर तरीन जज को क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं सीनियर प्यूनी जज। सीनियर प्यूनी जज। चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर 3 जज होता है, ही इज कॉल्ड सीनियर प्यूनी जज। तो जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस ने अपना चीफ जस्टिस का ऑफिस पहले छोड़ दिया, अपनी उम्र मुकम्मल होने से पहले, अपनी रिटायरमेंट डेट से पहले छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा जो मेरा सीनियर प्यूनी जज है, जो मुझसे बाद का जज है, मेरा जूनियर जज है, अगर उसने मुझसे पहले रिटायर हो जाना है, तो अगर मैंने चीफ जस्टिस का ऑफिस कंटिन्यू किया तो वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो मुझसे पहले रिटायर हो जाएगा। और वो इतना काबिल शख्स है, उसकी अदलिया के लिए इतनी खिदमात है कि उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। इस बुनियाद पे उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया, अपनी डेट से पहले रिटायर हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं। ये तो बेटा डिपेंड करता है ना। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग अब कम हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सॉरी, फॉरवर्ड। हाँ, 4 रीजंस बेटा हमने डिस्कस कर ली। जुडिशियल एक्टिविज्म की हमने 4 रीजंस डिस्कस कर ली। ये वकासुद्दीन ने 5 कहा। 5 क्या बचे? फोर रीजन बेटा, मैंने 4 बताई हैं। 4 निस्फ जिसका 2 होता है, जिसका निस्फ 2 होता है। अब सवाल ये है कि मैंने कहा दुनिया में जहां भी जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है उसकी रीजन ये 4। कर सकती है, तो दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सरसाइज हो रहा है। हाँ, the second manifestation of judicial activism is judicial review of legislation। मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन को रिव्यू करना, ये
जो मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने मुकन्ना के लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को सेट असाइड किया, स्ट्राइक डाउन किया, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। वो इख्तियार, वो अमल बेसिकली जिसके तहत अदलिया ये फैसला करने लगे कि मुकन्ना का बनाया हुआ कानून ठीक है या गलत नहीं है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो जब अदालतें जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे, जब अदालतें कवानीन को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दें, ये काम शुरू कर दें कि क्या ये कानून सही है या गलत नहीं गलत है, ये अमल जो है ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म की डोमेन में आएगा। इट विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट जुडिशियल एक्टिविज्म। ये पॉइंट क्लियर है? थर्ड इज पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पब्लिक पॉलिसी बनाने का इख्तियार या एग्जीक्यूटिव के पास है या मुकन्ना के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? बेटा मैंने कहा रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? ऐसी कोई भी पॉलिसी जो लोगों को अफेक्ट करे, जो स्टेट के किसी इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। तो जब अदालतें पब्लिक पॉलिसी बनाना शुरू कर दें, अदालतें ये तय करना शुरू कर दें कि स्कूलों की फीस कितनी होगी, मोबाइल कार्ड पे टैक्स कितना होगा, चीनी की कीमत क्या होगी, लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, कितने टाइम के लिए लॉकडाउन होगा, ये पॉलिसी मैटर्स हैं एंड पॉलिसी मैटर्स आर शुड बी लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिसी मैटर्स एग्जीक्यूटिव्स को डिसाइड करने चाहिए, लेकिन जब पॉलिसी मैटर अदलिया डिसाइड करना शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं कि अदलिया जुडिशियल एक्टिविज्म ऑब्जर्व कर रही है। इज इट क्लियर? आप में से कोई ये तीन जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो लिख सकता है? एनीवन? यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट इज फोर्थ, डेविएशन फ्रॉम जुडिशियल नॉर्म्स। अदालती रवायात से इनहराफ, डेविएशन फ्रॉम जुडिशियल नॉर्म्स, अदालती रवायात से इनहराफ। अदालती रवायात से इनहराफ। इजाज अहमद, सो मोटो एक चीज है। अगली बात, अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो बेशक एप्लीकेशन पे हो या सो मोटो, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट जुडिशियल एक्ट। मैंने सो मोटो एक अलहदा चीज, इसीलिए तो वो दिस इज सो मोटो। अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बताए उनमें से एक पॉइंट है
डेविएशन फ्रॉम जुडिशियल नॉर्म्स, कुछ अदालती रवायात हैं। अदालती रवायात क्या है कि जजेस जो हैं वो सोशल नहीं होते, वो अपनी जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। जजेस प्रोटोकॉल कॉन्शियस नहीं होते, जजेस अस्पतालों में नहीं जाते, जजेस पब्लिसिटी नहीं करते। तो जब जजेस उन एस्टेब्लिश नॉर्म से डेविएट करें तो दैट इज आल्सो कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। जजेस सियासतदानों की तरह लोगों की अर्जियां नहीं सुनते, तो व्हेन दे डू these kind of things they are said to be exercising judicial activism. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड फिफ्थ, बेटा मैंने कहा कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं। देखें, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बीइंग टीचर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ नॉर्म्स तो होंगी ना, कुछ आप एक्सपेक्ट तो करते होंगे ना, कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट करते होंगे, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं आपको पाक अफेयर्स पढ़ाऊँगा, मैं रीजनेबली बिहेव करूँगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इधर आके गाने सुनाने शुरू कर दूं और मैं आपको आके कहूँ कि आज हम पढ़ेंगे नहीं आज हम सॉन्ग्स का कंपटीशन होगा, तो क्या हुआ? ये मैं जो एक रोल है टीचर का, जो नॉर्म्स है टीचर की, उससे डेविएट कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? आप बात क्लियर हुई या नहीं? बेटा आखिरी बात, आखिरी पॉइंट डिस्कस करके उसके बाद फिर हम वी विल गो फॉर नमाज ब्रेक। बस लेट मी डिस्कस द लास्ट पॉइंट एंड देन वी विल गो फॉर नमाज ब्रेक। आखिरी, डेविएशन फ्रॉम जुडिशियल प्रेसिडेंस। ये मैंने प्रेजेंस गलती से लिख दिया, इससे प्रेसिडेंस, इट्स प्रेसिडेंस, डेविएशन फ्रॉम जुडिशियल प्रेसिडेंस। अब जुडिशियल प्रेसिडेंस क्या होती है? जुडिशियल प्रेसिडेंस वो होती है जो अदलिया अपने फैसलों में असूल वज़ा करती है, जो प्रिंसिपल्स बनाती है, दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंस, दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंस। और वो रवायत जो है कि अदलिया को उस प्रेसिडेंस को फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पे, से फॉर इंस्टेंस, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे मुल्क में नवाज शरीफ साहब का एक केस आया। नवाज शरीफ साहब ने पे ये साबित हुआ कि उन्होंने अपने तमाम एसेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर में डिस्क्लोज नहीं किए थे। उन्होंने एक उनकी सैलरी थी जो रिसीवेबल थी, जो उन्हें जिस सैलरी को लेने के वो हकदार थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर या कागजात नामजदगी में उस सैलरी को डिस्क्लोज नहीं किया। तो अदलिया ने फैसला ये दिया कि whosoever fails to disclose all of his assets in the nomination papers is liable to be disqualified। हर वो शख्स जो अपने तमाम असासाजात
अपने कागजात नामजदगी में जो है वो बयान नहीं करता, वो शख्स जो है वो नाअहल करार दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल जुडिशियल प्रेसिडेंस बन गया। ये पॉइंट क्या बन गया बेटा? जुडिशियल प्रेसिडेंस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब नवाज शरीफ के पास अगर ABCDEF पॉलिटिशियन का केस आए तो क्या ये प्रिंसिपल लागू होना चाहिए या नहीं? लागू होना चाहिए। लेकिन फिर जुडिशरी के पास केस आ गया शेख रशीद साहब का। उन पे भी ये इल्जाम था कि उन्होंने कुछ अपनी जायदाद डिक्लेयर नहीं की, कुछ अपनी जायदाद अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं की। तो अब प्रेसिडेंस ये कहती थी कि वही प्रिंसिपल इन पे भी अप्लाई होता, लेकिन उस पर अदलिया ने कहा कि क्योंकि शेख रशीद साहब के पास रावलपिंडी से रावलपिंडी के मोतबर इदारे से सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट मौजूद है, इसलिए अगर वो डिक्लेयर नहीं भी करते तो जब एक इतना मोतबर इदारा उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर चुका है तो हम कैसे उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो प्रिंसिपल है जुडिशियल प्रेसिडेंस का, उससे डेविएट कर दिया गया। बात समझ आई या नहीं आई? So these are 5 manifestations of judicial activity. Okay students, we will go for break now and we will meet. जजेस के बारे में समझा जाता है कि वो कुछ काम नहीं करते, वो मीडिया पे नहीं जाते, जुडिशियल एक्टिविज्म, वो डैम नहीं बनाते। आप किसी भी कॉमन लेमैन से पूछें कि डैम बनाना किसका काम है, कोई आपको नहीं बताएगा कि ये अदलिया का काम है। लेकिन अगर जजेस डैम बनाना शुरू कर दें तो दैट विल बी डेविएशन फ्रॉम जुडिशियल नॉर्म्स। आई होप इट्स क्लियर। तो